नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर सुमन ढाका से आचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। जैसा कि विदित है कि हम हिंदी साहित्य के भक्ति काल का अध्ययन कर रहे थे, इसी क्रम में सूफी काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं उनकी आज हम चर्चा करते हैं। इसमें सबसे प्रमुख जो कवि हैं वो कुतुबन है। कुतुबन की मृगावती। कुतुबन शेख बुहरान के शिष्य थे। ये शेर शाह के पिता हुसैन शाह के समकालीन माने जाते हैं, इसलिए इनका आविर्भाव काल सन 1493 ईस्वी माना जाता है। सन 1501 ईस्वी में दोहे चौपाइयों में कुतुबन ने मृगावती प्रेमाख्यान की रचना की है। इसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की सरस प्रेम कथा वर्णित है। कंचनपुर की राजकुमारी मृगावती पर मोहित राजकुमार प्रेम योगी बनकर कई कष्ट झेलने के उपरांत उसे प्राप्त करता है। इस कार्य में रुक्मिणी नामक सुंदरी उसके विपदा के दिनों में सहायता करती है। कहानी के अंत में राजकुमार की आखेट में मृत्यु और दोनों पत्नियों का सती हो जाना चित्रित है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार मृगावती की कथा लौकिक प्रेम की कथा है, जिसमें अलौकिक प्रेम का संपूर्ण संकेत है। इस काव्य में कवि ने प्रेम के लिए किए गए त्याग और प्रेमिका की प्राप्ति में उठाए गए कष्टों का प्रतीकात्मक धरातल पर साधक और ईश्वर के संबंध को स्पष्ट किया है। कथा प्रवाह के बीच सूफी शैली के आधार पर स्थान स्थान पर रहस्यात्मक चित्रण भी मिल जाता है। दूसरी जो प्रमुख कृति है वो मंजन की मधुमालती। कवि मंजन के जीवन व्रत के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। उन्होंने मधुमालती की रचना की थी, जिसकी अधूरी पांडुलिपि अभी प्राप्त हुई है। इस कृति का रचनाकाल सन 1545 ईस्वी माना जाता है। इसमें कनेसर नगर के राजकुमार मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा द्वारा निस्वार्थ प्रेम की सुंदर अभिव्यंजना हुई है। अप्सराओं द्वारा मधुमालती से साक्षात्कार के बाद राजकुमार मनोहर उसकी प्राप्ति के लिए समुद्र मार्ग से यात्रा कर उसके नगर तक पहुंचना चाहता है। बीच सागर में ही दुर्घटना हो जाती है। किसी तरह बचकर मनोहर जंगल में पहुंचता है। वहां राक्षस को मारकर मधुमालती की सखी प्रेमा का उद्धार करता है। प्रेमा के सहारे वह मधुमालती तक पहुंचता है, लेकिन मधुमालती की माता प्रेम मंजरी को मनोहर मधुमालती का प्रेम भाता नहीं, इसलिए वह मधुमालती को मनोहर के प्रेम से विमुख करना चाहती है। जब वह नहीं मानती तब वह उसे चिड़िया बनने का शाप दे देती है। चिड़िया बनी मधुमालती को ताराचंद पकड़कर सोने के पिंजरे में बंद कर देता है। एक दिन चिड़िया ताराचंद को अपनी प्रेम कहानी सुनाती है। उस कहानी से ताराचंद द्रवित हो उठता है और उसे लेकर मधुमालती के माता पिता के पास ले जाता है। वहाँ माता उस पर जल छिड़क कर फिर से मधुमालती के रूप में बदल देती है। आगे योगी के रूप में मनोहर भी आ जाता है और ताराचंद के प्रयास से मनोहर मधुमालती का विवाह हो जाता है। ताराचंद प्रेमा पर मोहित होता है। आगे की पांडुलिपि फट गई है, लेकिन संभव है कि प्रेमा ताराचंद का विवाह वर्णित हुआ है। प्रस्तुत कृति में वर्णात्मकता का अंश अधिक है। प्रेम के चित्र में विरह को यहाँ बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। विषय निरूपण, भाषा, सौंदर्याभिव्यक्ति, भावाभिव्यंजना, शैली, अलंकार, विधान आदि की दृष्टि से यह एक उच्च कोटि की कृति मानी जा सकती है। तीसरी जो प्रमुख कृति है वो है उस्मान की चित्रावली। ये जहांगीरकालीन सूफी कवि थे। चिश्ती संप्रदाय के हाजी बाबा इनके गुरु थे। इनको चित्रावली नाम का प्रेमाख्यान प्राप्त हुआ है, जिसका संपादन श्री जगमोहन वर्मा ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस रचना का रचनाकाल 1613 ईस्वी है। ये प्रेमाख्यान जायसी के पद्मावत का अनुकरण करता हुआ जान पड़ता है। कवि ने उन सभी विषयों का अपनी रचना में समावेश किया है जो पद्मावत में है। कथानक सर्वथा कल्पित है, पर उसे बड़ी कुशलता के साथ सूफी साधना का आध्यात्मिक स्वरूप से जोड़ा गया है। इसमें नेपाल के राजा धन्नीधर पंवार के पुत्र सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा वर्णित है। यहाँ दोनों के मन में प्रेमांकुर एक दूसरे के चित्र देखने से ही उगते हैं। दोनों एक दूसरे को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। राजकुमारी के भेजे हुए जोगी के सहारे राजकुमार रूपनगर पहुँचता भी है, लेकिन वहाँ उसे कई यातनाएं सहनी पड़ती हैं। कुटनी उसे अंधा बना देती है और अजगर उसे लील लेता है, लेकिन फिर भी वह बच निकलता है।
वन मानुष से आँखों की ज्योति पाता है। इसी बीच सासरगढ़ नगर की राजकुमारी कमलावती उस पर मोहित हो जाती है और उससे विवाह करती है। बाद में योगियों के सहारे फिर से वह रूपनगर पहुंचता है और कई मुसीबतों का सामना कर चित्रावली को प्राप्त करता है। इधर कमलावती सुजान के वियोग में व्याकुल हो रही है। अपने हंस के जरिए वह सुजान को संदेश देती है। सुजान को कमलावती का स्मरण होता है और वह चित्रावली तथा कमलावली को साथ लेकर नेपाल आ जाता है। उस्मान ने सूफी प्रणीत प्रेम तत्व की महिमा इस कहानी द्वारा अभिव्यक्त की है। पद्मावत का अनुकरण करने के बावजूद कवि ने अपनी मौलिकता भी बनाए रखी है। इसकी ओर संकेत करते हुए डॉक्टर हंस ने लिखा है, उस्मान ने अपनी काव्य कृति द्वारा विश्व को वही संदेश दिया है जो सदैव से सूफी संतों का जीवन सूत्र रहा है, किंतु इनके संदेश देने का ढंग अन्यों से पृथक है। उन्होंने प्रत्येक बात इस ढंग से कही है जैसे यह बात उनके पूर्व अन्य किसी ने न कही हो। यही कारण है कि चित्रावली पूर्ववर्ती सूफी काव्य की अन्य कड़ियों से अलग दिखाई देती है। फिर है शेख नबी की ज्ञानदीप। शेख नबी जिला जौनपुर के रहने वाले थे। सन 1619 में उन्होंने ज्ञानदीप की रचना की। इस प्रेमाख्यान में राजा राय शिरोमणि के पुत्र ज्ञानदीप और राजकुमारी देवयानी के प्रेम की कथा वर्णित है। इस काव्य में नायक के स्थान पर नायिका की सखी का योगी वेश धारण करना, नायिका की सहचरी का नायक से विवाह नहीं होना आदि नए प्रयोग मिलते हैं। इसमें नायक की खोज के लिए स्वयंवर का आयोजन होता है। कथा का अंत सुख में है। इसमें वर्णनात्मकता का बाहुल्य भी पाया जाता है।